ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 29वीं कक्षा। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का द्वितीय आनिक चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 13वें सूत्र तक का पाठ देखा था। ये प्रसंग चल रहा है छल का। तो छल का प्रयोग कैसे कैसे होता है, तो पीछे हमने वाक छल और सामान्य छल इनका प्रयोग देखा। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 117 चौथी पंक्ति अंतिम से। सामर्थ्यात् यत्र अर्थ क्रिया देशन असंभवती तत्र प्रवर्तन्ते। इस पंक्ति का अर्थ और यहाँ पर देशन शब्द आया है, ये समझ में नहीं आया। पीछे ये कहना चाहते हैं, चूंकि ये वाक्छल है और शब्द का जो अर्थ है, जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में होना चाहिए उस अर्थ से भिन्न अर्थ को ले लेते हैं तो ये वाक्छल कहलाता है। तो शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में भी होता है और विशेष अर्थ में भी होता है। वो शब्द की अपनी सामर्थ्य है कि इसका यहां किस अर्थ में प्रयोग होगा। तो देखिए, आप जो पूछ रहे हैं, सामर्थ्यात यत्र अर्थ क्रिया देशना, सामर्थ्य से, शब्द के सामर्थ्य से, कि जिस शब्द का जिस चीज से संबंध है, जिस अर्थ से संबंध है, तो जिस अर्थ रूप क्रिया की देशना हो रही हो, यानी निर्देश हो रहा हो, जिस क्रिया की देशना हो रही हो, तत्र प्रवर्तते, वहीं पर वो प्रवृत्त होता है। अर्थ क्रिया देशना का मतलब ये होगा, वो जो क्रिया है वो किसी व्यक्ति विशेष में निर्देशित की जा रही है। जो क्रिया है वो किसी व्यक्ति विशेष में निर्देशित की जा रही है, ये क्रिया की देशना हुई। ये क्रिया इस वस्तु से संबंधित है। जैसे यहां पर कहा अजाम ग्रामम नया। अब जो नया मतलब ले जा, ये जो क्रिया है ये क्रिया अजा में कही गई है। गांव के प्रति उसको ले जाना है, गांव में उसको ले जाना है, बकरी को ले जाना है। अब ये क्रिया की देशना हो गई, विशेष व्यक्ति विशेष में निर्देशित किया गया है। सर्पिर आ रहा, सर्पी घी को लेकर के आओ, तो लेकर के आओ, ये लेकर के आना तो किसी भी वस्तु में घट सकता था। जब किसी भी वस्तु में घटेगा ये सामान्य रूप से अर्थ हुआ। और घी को लाओ, अब जब सर्पिर आ रहा, घी को लाओ, तो अब ये जो लाना है ये घी से संबंधित ही होगा। ये क्रिया को निर्देशित किया गया है कि घी को लाना है, हर जगह नहीं लगेगा। तो कहा कि सामर्थ्य से यत्र अर्थ क्रियादेशना संभवती, जहां वो संभव है, तत्र प्रवर्तते, तत्र प्रवर्तनते, वहीं पर ही प्रवृत्त होती है। अब जैसे कि घी को लाओ, बकरी को गांव ले जाओ, तो हर किसी घी में नहीं लगेगी ये बात, हर किसी बकरी में नहीं लगेगी। घर में किसी को कहा कि भाई घी लेकर के आओ, तो अपने घर के अंदर से लेकर के आएंगे अथवा बाजार से लेकर के आएंगे, लेकिन दुनिया भर का तो नहीं लाएंगे। जितना है उतना ही लाना है बस केवल। न अर्थ सामान्य,
जहां संभव है वहीं घटती है, न कि अर्थ के सामान्य में कहीं पर भी घटने लग जाए। हर जगह नहीं घटती है, उस जहां सामर्थ्य होता है वहीं पर ही घटती है। क्यों? क्रिया देशना असंभवात, क्योंकि सामान्य रूप में क्रिया का निर्देश देशना वो संभव ही नहीं है। क्रिया को करना वहां पर संभव ही नहीं है, क्रिया को निर्देशित करना संभव ही नहीं, वहां कहा ही नहीं जा रहा है उस तरह से। हो गया ये? अच्छा, और कुछ किसी को पूछना? नहीं, हाँ बोलिए। वो पहले सूत्र में जो वाद जो आया था उसमें एक पंक्ति आया था वाद के विषय में। वाद के विषय में, हाँ। हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम, एक हेतु के स्थान पर दो हेतु दे देना, एक उदाहरण के स्थान पर दो उदाहरण दे देना, उसको अधिक नाम का निग्रह स्थान कहा गया था। हाँ, न्यून, हाँ, अधिक हो तो अधिक और न्यून तो न्यून। उसको निग्रह स्थान न कर जैसे कि लोक में व्यवहार होते हैं, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। क्या कह रहे हो? द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। अगर ऐसा है तो दोनों तरह से प्रयोग करते हैं हम। दो हेतु क्यों प्रयोग कर रहे हैं, दो उदाहरण हम क्यों प्रयोग कर रहे हैं? तो बोले अच्छी तरह बांधने के लिए, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, और एक बद्धम एक बार बांधा हुआ, एक बार बांधा हुआ कैसा होता है? वो भी ठीक ही होते हैं, ठीक ही होते हैं वो भी। सुबद्ध तो नहीं होता है। जब आप ये कह रहे हो द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति, दो बार बांधा हुआ मजबूत बंधा हुआ होता है, तो एक बार बंधा हुआ कैसा होता है? कमजोर नहीं होते, ठीक ही होते जी। नहीं, ठीक कहां से हो गया? वही सुबद्ध का विपरीत करो ना वहां पर। एक बार बांधा हुआ बस बद्ध होता है, सुबद्ध नहीं होता है, तो कमी रह गई ना। कमी कुछ ना कुछ थी कि भाई कहीं खुल ना जाए, अरे दो गांठ और बांध दो। मन में कहीं संदेह था ना। अगर ये पक्का होता कि नहीं इससे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, अब दो की जगह चार गांठ भी बांध दी, ठीक है, कोई चार गांठ और बांधने लगे उस पर और कहे कि नहीं जी मजबूत हो जाएगा, अरे भाई चार गांठ बांध ली, वो नहीं खुलने वाला, अब चार गांठ और क्यों बांध रहे हो? निरर्थक है ना। तो यहां तो एक गांठ ही ऐसी बांधी जाती है जो कि सुबद्ध होती है। दूसरी गांठ बांधने का मतलब ही है कि यहां पर कमजोरी है, कुछ उसको कमजोरी है, उसको शंका है, न्यूनता का द्योतक है, ये निग्रह स्थान है। हाँ, यदि पहले से स्वीकृत हो या ठीक है, दो दो हेतु दे सकते हैं, दो दो उदाहरण दे सकते हैं, तो ठीक है। अब किसी के एक हेतु से ही बात पूरी बैठ गई है, जम गई है, हमारे को समझ में आ गई है, तो दो बार बोलने से कैसा होता है? अब मान लो आपको समझ में आ गई बात, अब मैं फिर से उसको दोबारा और तिबारे बोल रहा हूं, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, एक दृष्टि आप अगला प्रश्न सोचने लगोगे, इधर उधर देखने लगोगे, क्यों बार बार बोले जा रहे हैं? आगे ही समझ में, मेरे को मूर्ख समझ रखा है क्या कि इतनी बार बार समझाया जा रहा है? जैसे छोटे बच्चों को बार बार बोलते हैं तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। शुरू में तो चलो छोटे बच्चे हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं अब फिर भी माता पिता दो बार तीन बार बोलते हैं तो वो क्या सोचते हैं? मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हो गया हूं। क्या मतलब है? मैं अब ना समझ नहीं हूं, अब मैं समझदार हो गया हूं। अर्थात मेरे को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नकर्ता यदि प्रश्न को एक बार न करके दो बार रखे, तो शिविर में या कक्षा में आपने एक बार प्रश्न बोल दिया और फिर दोबारा फिर आप उसी को बोल रहे हो, तो मैं कहूँ भाई आ गई बात समझ में, एक बार आप दूसरी बार बोल के भी उसी बात को बोल रहे हो, कोई प्रयोजन तो है नहीं उसका, निरर्थक है। इसलिए ये निग्रह स्थान है। वो सुबद्ध हुई है नहीं हुई है, ये निर्णय करेगा, या सामने वाला निर्णय करेगा। उसको समझ में नहीं आई तो वो पूछेगा कि भाई आपका हेतु समझ में नहीं आया, आपका उदाहरण समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। अब वो दोबारा कहेगा तो वो बता सकता है, लेकिन उसको समझ में आ गई फिर भी बताया जा रहा है कोई, तो
गलत माना जाएगा, व्यवहार में गलत है ये, इसलिए ये निग्रह स्थान है, न्यून या अधिक देना, ऐसा लोक में समझ लेते हैं। हाँ, कोई ये सोच रहा हो कि भाई सामने वाला पता नहीं कैसा है, समझ पाए नहीं समझ पाए, तो बार बार समझाते हैं, कई उदाहरणों से समझाते हैं। तो एक तो वक्ता और श्रोता कैसे हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन यह बात जब चल रहा है तो एक दूसरे को समझदार मान करके ही बात करते हैं। ठीक है, और तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 119, सूत्र संख्या 14। तो छल के प्रसंग में वाक छल और सामान्य छल, ये दो छल बता दिए थे। अब तीसरा छल है उपचार छल। उपचार छल, उसके लिए 14वें सूत्र में कहा, धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव विप्रतिषेध उपचार छलम। पहले तो उपचार शब्द को समझिए। जो चीज जैसी होती है उससे भिन्न कथन करना, गौण रूप से कथन कर देना, उसको कहते हैं उपचार। गौण प्रयोग करना, लाक्षणिक प्रयोग करना। तो उपचार से कही गई बात, गौण रूप से कही गई बात में छल ले आना, अर्थ को बदल करके खंडन कर देना, इसको उपचार छल कहते हैं। क्योंकि उपचार के आधार पर छल किया जाता है, उसको उपचार छल कहते हैं। जैसे हम कहें कि, अपने लिए कहें कि मैं ऐसा ऐसा हूं, मेरी आयु इतनी है, मेरा रंग ऐसा है, मेरे नाक नक्श ऐसे हैं, बाल ऐसे हैं, इत्यादि इत्यादि जब हम करते हैं कि मैं, तो यद्यपि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन फिर भी जब प्रयोग अगर कोई कर रहा है, ठीक है, मेरे को चोट लग गई, मेरी उंगली कट गई, इत्यादि जब कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, तो ये जो मैं और मेरा, मेरे शरीर में चोट है, मेरा शरीर रोगी हो गया, या मैं रोगी हो गया, यूं बोले, मेरी उंगली कट गई तो फिर भी चलो अलग कर दिया हमने, लेकिन कि मैं रुग्ण हो गया था, मैं स्वस्थ हो गया। अब ये जो मैं शब्द का प्रयोग है, उसका कोई कहे कि भाई आप तो शरीर को मैं समझते हो, शरीर तो मैं है नहीं, मैं तो आत्मा होता है, कि ये उपचार से प्रयोग है, गौण प्रयोग है। शरीर मैं नहीं है, लेकिन आत्मा सहित जो ये पिंड है, इसको मैं के नाम से बोला जाता है, कोई आपत्ति भी नहीं है, उपचार से प्रयोग होता है। ये औपचारिक प्रयोग कहलाते हैं, गौण प्रयोग कहलाते हैं। तो धर्म के विकल्प का निर्देश होने पर, यानी उस वस्तु के कई अर्थ हो सकते हैं, कुछ और है, कहीं और देखा गया, लेकिन कहीं और प्रयोग किया जा रहा है, कहा कहीं है कहीं और कहा कहीं जा रहा है, ऐसे भाषा में प्रयोग होते हैं। तो अर्थ विकल्प निर्देश है, अर्थ सद्भाव प्रतिषेध। ऐसे में जब पूर्व पक्षी या कोई व्यक्ति उस अर्थ की सत्ता का ही निषेध कर दे, उसके कथन का ही निषेध खंडन करने लग जाए, उसको उपचार छल कहते हैं। भाष्य से स्पष्ट होगा। अभिधान से धर्मो यथार्थ प्रयोग। अभिधान कहते हैं नाम को, शब्द को। अभिधान और अभिधेय पीछे आपको बताया ही था। अभिधान का मतलब है शब्द। अभिधान का जो धर्म है, धर्म क्या है? यथार्थ प्रयोग। शब्द जिस अर्थ को कहता है उसी अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करना, यह है यथार्थ प्रयोग। किसी शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वही कहना, ये यथार्थ प्रयोग है। जैसा अर्थ है वैसा ही प्रयोग है, ये धर्म है। धर्म विकल्पो, और उस धर्म का विकल्प कर देना। सूत्र में जो कहा धर्म विकल्प निर्देश है, तो धर्म का जो विकल्प है, धर्म का मतलब तो हुआ जिस शब्द का जो अर्थ है वैसा ही प्रयोग करना, और उस धर्म का विकल्प कर देना, बदल देना, जो अर्थ नहीं है वो प्रयोग कर देना। तो धर्म विकल्पो
इसी को आगे खोला, अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग। उस शब्द का प्रयोग किसी और जगह देखा जा रहा है लेकिन उसको अन्य अर्थ में कर दिया। शब्द का अर्थ जिस जगह घटता है वहां ना करके दूसरी जगह प्रयोग किया हो किसी ने, तो धर्म विकल्पों को खोल दिया। अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र प्रयोग, तस्य निर्देशे, उसका निर्देश होने पर, उसके कथन होने पर। सूत्र में जो कहा ना धर्म विकल्प निर्देश है, तो पहले धर्म को खोला, फिर विकल्प को खोला, धर्म विकल्प को खोला, और अब निर्देश को कह रहे हैं कि उसका, यानी धर्म के विकल्प का निर्देश, धर्म विकल्प निर्देश, धर्म विकल्प निर्देशे। सूत्र के अंश का विभाजन भी किया, यानी समास का अलग अलग किया, समस्त किया, अर्थ बताया। उदाहरण दे रहे हैं, यथा मंचाह क्रोशंती। मंच मतलब एक तो मचान, क्रोशंती चिल्लाते हैं, चिल्ला रहे हैं। खेतों में जो मचान लगाते हैं या जंगल में जो मचान लगाते हैं, शेर ना आए, जंगली पशु ना आए, या खेत को खाने वाले पशु ना आए, और फिर वहां पर डम डम बजाते हैं, शो हल्ला करते हैं। तो जहां बैठ करके करते हैं, ऊपर खुद को सुरक्षित रखना होता है, इसलिए ऊपर मचान में बैठते हैं, और वहां बैठ करके कोई चिल्ला रहा है खेत की और गांव की रक्षा करने के लिए। यार मंचाह क्रोशंती, मचान चिल्ला रही है। तो मंच शब्द कहां देखा गया है? सामान्यतया मचान का। मंच शब्द का अर्थ क्या है? वो मचान, वो जो जहां बैठने की जगह है पेड़ के ऊपर। लेकिन उसका प्रयोग कहां किया जा रहा है अभी? कौन चिल्ला रहा है? मचान चिल्ला रही है, मचान पे स्थित मनुष्य चिल्ला रहा है, मनुष्य चिल्ला रहा है। तो मंच शब्द वास्तव में तो मचान के लिए था, लेकिन प्रयोग किया जा रहा है कहीं और, यानी मचान पर स्थित पुरुष में। ऐसा प्रयोग किया जाता है। अभी छल का प्रयोग नहीं है, ये तो वक्ता बोल रहा है। अभी इसका जब खंडन करेगा तो वो छल कहलाएगा। ऐसा प्रयोग देखा जाता है। अथवा तो जो मंच अपने आजकल होते हैं, मंच भवनों में, विशाल भवनों में, उस पर बोलते हैं, वो क्या कि मंचाह क्रोशंती, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। होता है ना कई बार, बहुत जोर जोर से चिल्लाते अपनी बात को अच्छी तरह रखने के लिए। प्रवचन करता भी ऊंची आवाज में बोलते हैं तो लोगों के कान खड़े होते हैं, थोड़े कान खुलते हैं उनके। ये कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहा है, ये वो चिल्ला के बोलते हैं तो ये लगेगा ना कुछ विशेष बात है। ऐसे ही कोई कहीं जोर से बोलने लगे तो सबका ध्यान उधर चला जाता है, आकर्षित हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं, तो जागृत हो जाते हैं। तो इसका उपयोग करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं। इसी तरह भजन भी कई जने बहुत जोर जोर से बोलते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी जोर से बोलो उतना अच्छा है, ठीक है, वो चिल्ला करके बोलते हैं मधुर नहीं बोलते, वो चिल्ला के बोलते हैं। बोले बड़ी दमदार आवाज है इसकी तो, और उसको यही दिखाना है कि बड़ी ताकतवर आवाज है बड़ी ताकत है इसमें, बिल्कुल आवाज, गला इसका बहुत ऊंचा है, बहुत तेज बोलता है इतना। और जबकि वो कर्कश हो रहा है वहां पर, वो मधुरता तो समाप्त हो गई। अब उसको इच्छित ही यही है कि लोग दूर तक जाए आवाज और प्रभाव आए, वो अलग उसका दिमाग काम कर रहा है, वो चिल्ला रहा हो ऐसे। तो ऐसे में कहेंगे मंचाह क्रोशंती अथवा मंचाह क्रोशती, चिल्ला रहे हैं मंच। तो मंच शब्द का अर्थ तो कहीं और है, स्थान, लेकिन उस स्थान में जो बैठा हुआ है स्थानी, उसके लिए वक्ता ने प्रयोग किया है। वक्ता का अभिप्राय उसके लिए है। तो इन्होंने कहा यथा मंचाह क्रोशंती इति अर्थ सद्भावेन प्रतिषेध। इसका अर्थ के सद्भाव से प्रतिषेध कर रहा है कोई। क्या कह रहा है कि मंचस्था पुरुषा क्रोशंती न मंचाह क्रोशंती। बोले मचान पर बैठे हुए लोग चिल्ला रहे हैं, मचान नहीं चिल्ला रहे हैं। तो मचान के चिल्लाने का निषेध, ये अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध जो करे, ये छल कहलाता। अब वो कह सकता है नहीं मैं तो ठीक ही कहा है, मेरी गलती थोड़ा है खंडन की, गलती आपकी है कि आपने ये क्यों कहा कि मंचाह क्रोशंती, मचान चिल्ला रहे। मचान कोई चिल्लाते हैं क्या? जड़ है वो तो। ऐसे करके कोई आक्षेप करने लगे
ये आक्षेप करना एक प्रकार का छल है, क्योंकि भाषा में सब प्रयोग अभिधा से नहीं होते हैं, लाक्षणिक प्रयोग होते हैं। ये जो उपचार से प्रयोग होता है मतलब लाक्षणिक है, गौण प्रयोग है। ये बोलने वाला भी जानता है, ये बोलने वाला भी जानता है कि मचान नहीं चिल्लाते, मचान पर बैठे हुए लोग चिल्लाते हैं, वो भी जानता है। लेकिन भाषा में गौण प्रयोग होते हैं। गंगायाम घोषा संस्कृत में बड़ी व्यापक प्रसिद्ध है। बोले इसका घर कहाँ है? इनका घर तो गंगा में है। ये कहाँ रहते हैं? बोले गंगा में रहते हैं। ये क्या मतलब हुआ गंगा में रहते हैं? गंगा में झोपड़ी है। ये गंगा में कोई झोपड़ी होती है क्या? गंगा में कोई रहता है क्या? तो उसका मतलब है कि गंगा के निकट रहता है। बोलने वाला भी जानता है कि गंगा में अंदर कोई नहीं रहता है, गंगा के पास ही रहता है। बोले ये तो गंगा में ही रहते हैं। तो कि चलो आपको गंगा दिखाते हैं, गंगा का पानी। अरे इनको क्या कह रहे हो गंगा दिखाते, ये तो गंगा में ही रहते हैं। ऐसा बोल देते, प्रयोग कर देते हैं। अब इसमें वक्ता का अभिप्राय, भाषा में लाक्षणिक प्रयोग होता है, उपचार प्रयोग होता है। इस उपचार को लेकर के जो खंडन पे उतर जाए, शब्द के आधार पर भिन्न अर्थ लेके अर्थ के सद्भाव का निषेध करने लगे, ये भी छल कहलाएगा। ये उचित नहीं है ऐसा खंडन करना कि आपने तो ये कह दिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हो गया। ठीक है, कोई क्या मेरे शरीर में दर्द है? बोले शरीर में कोई दर्द थोड़ा ना होता है, शरीर तो जड़ है, जड़ चीज वस्तु थोड़ा ना सुख दुख का अनुभव करती है, आत्मा अनुभव करती है। यूं कहो कि आत्मा में दर्द है। अब ऐसे कोई खंडन करने लगे, भाई वो भी जानता है, लेकिन प्रयोग होता है व्यवहार में। ठीक है, बोले सूर्य उग रहा है, सूर्य उग रहा है। बोले सूर्य थोड़ा ना उगता है, पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूम रहा है, सूर्य चल के थोड़ा ना आ रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है। ऐसे को इसको लेकर के कोई खंडन करने लगे, ऐसे उसको कहेंगे उपचार छल। क्योंकि उपचार यानी लाक्षणिक प्रयोग, गौण प्रयोग, अप्रधान प्रयोग किसी वक्ता ने किया है, उसको लेकर के मुख्य अर्थ ला करके फिर उसका खंडन कर देना। दोनों तरह हो सकता है, मुख्य अर्थ हो तो उसको लाक्षणिक प्रयोग करके खंडित कर देना, या लाक्षणिक प्रयोग है तो मुख्य अर्थ ला करके खंडित कर देना। इन दोनों का ही ग्रहण कर सकते हैं। तो चूंकि यहां पर गौण प्रयोग को आधार बना के खंडन किया गया, मुख्य तो यही है, तो इसलिए यहां उपचार छल है। तो मंचस्था पुरुषा क्रोशंती न तो मंचा क्रोशंती, ये जो प्रयोग है ये छल का प्रयोग है। आगे कहा पुनः अत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति ही। बोले यहां अर्थ के विकल्प की उपपत्ति क्या हुई? अर्थ के विकल्प की उपपत्ति क्या है? क्योंकि सूत्र में क्या कहा था, जो हमारे छल के लक्षण में किया गया था, छल के लक्षण में क्या किया गया था? वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या, अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से भिन्न अर्थ करके खंडन करना, ये एक सामान्य छल का लक्षण था। तो ये उदाहरण बता करके ये पूछ रहे हैं अब यहां पर, कहा पुनः अर्थ विकल्पोपपत्ति ही। यह कौन सा अर्थ की भिन्नता कर दी उसने? अर्थ की भिन्नता क्या कर दी? वो जिसने खंडन किया उसके लिए कहने लगा तो ठीक ही तो कह रहा था, उसने कौन सा अर्थ बदल दिया? ठीक ही तो कह रहा था कि मंचस्थ पुरुष बोल रहे हैं, एक तो सच बात बताई और ऊपर से कह रहे हो कि आप छल का प्रयोग कर रहे हो। सची तो बताया उसने कि मंच नहीं, मंच में स्थित पुरुष बोलते हैं। क्या जमाना आ गया है देखो, मैं तो सच बोल रहा हूं और ये कह रहे हैं कि आप छल का प्रयोग कर रहे हो, मेरे को निग्रह स्थान में ला रहे हो। तो कह रहे हैं कि अर्थ ये छल क्यों कहा, इसको आपने छल क्यों कहा, छल क्यों कहा इसको? तो छल के लिए कहा था अर्थ वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्या। तो अर्थ के विकल्प की उपपत्ति क्या की है यहां पर, उसको समझा रहे हैं। तो का पुनरत्र अर्थ विकल्पोपपत्ति अन्यथा प्रयुक्तस्य अन्यथा अर्थ कल्पनम, भिन्न रूप से प्रयोग किए गए का भिन्न अर्थ की कल्पना कर लेना। कहा भिन्न ढंग से गया है और भिन्न ढंग से अर्थ को ले लेना, ये अर्थ की विकल्प की उपपत्ति कर दी उसने।
वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ ले लेना, ये भी छल का प्रयोग है। जानबूझ के खंडन करने के लिए प्रयोग कर रहा है। भाई वक्ता अभिप्राय ये है, उसी अभिप्राय को लेना चाहिए, ईमानदारी यही है। तो अन्यथा प्रयुक्त से अन्यथा अर्थ कल्पनम, इसी को खोल रहे हैं अब आगे। ये अन्यथा, अन्यथा क्या है? अन्यथा अर्थ का प्रयोग किया गया और अन्यथा अर्थ को की कल्पना कर ली। ये अन्यथा क्या है उसको खोल करके बता रहे हैं। भक्त्या प्रयोगे प्राधान्य न कल्पनम। भक्त्या, भक्ति से, भक्ति का मतलब है गौण प्रयोग, भाक्त प्रयोग कहते हैं साहित्य में। जो लाक्षणिक अर्थ होता है, गौण अर्थ होता है, अप्रधान होता है, वो कहता है गौण प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। तो भक्त्या यानी भक्ति से गौण रूप से प्रयोग करने पर प्राधान्य न फल कल्प, प्राधान्य न कल्पना, प्रधान अर्थ की कल्पना कर लेना। उसने कहा था मंचा क्रोशंती, मतलब गौण प्रयोग क्या था? मंचस्थ पुरुष बोलते हैं, ये कहा था। और उसने अर्थ की कल्पना क्या कर ली? मंच यानी मंच ही, जो बैठने का स्थान है वही चिल्ला रहा है। प्रधान अर्थ की, मंच का प्रधान अर्थ क्या है? मंच का प्रधान अर्थ क्या है? वही बैठने का स्थान। और गौण अर्थ क्या है? मंच पे बैठा हुआ मनुष्य। तो गौण अर्थ का प्रयोग किया गया था और इसने प्रधान अर्थ को ले करके खंडन किया। तो कहा कुछ अलग अर्थ में था गौण अर्थ में, और प्रधान अर्थ में इसका प्रयोग किया। प्राधान्य न कल्पनम उपचार विषयम छलम उपचार छलम। उपचार को विषय बना करके, गौण प्रयोग को आधार बना करके जो छल का प्रयोग किया गया, तो इसको उपचार छल कहा। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार छल में जो उपचार शब्द आया है उसको खोल रहे हैं कि भाई उपचार किसे कहते हैं। तो कहते हैं उपचारो नीतार्थ। उपचार का मतलब है जिसका अर्थ ले जाया गया है। नीत, नीत का मतलब है ले जाया गया। नयन होता है ना, नीत, ले जाया गया। जहां अर्थ दूसरी जगह ले जाया गया है, नीत अर्थ है जिसका, जो उसका अपना अर्थ नहीं कहीं और चला गया है, वो उसको कहते हैं उपचार। मुख्य जो उसका अर्थ है उससे भिन्न अर्थ में ले जाना, ये कहते उपचारो नीतार्थ। और ये भिन्न अर्थ क्यों ले जाया जाता है, उसके पीछे कारण है। तो सहचरण आदि निमित्ते न, सहचरण आदि निमित्त के कारण से, निमित्त मतलब कारण, ये जो आदि शब्द है सहचरण है, आगे 10 कारण बताएंगे कि कैसे उपचार का प्रयोग होता है, उपचार का प्रयोग क्यों होता है, कब कब होता है। तो उसके लिए 10 कारण बताएंगे। उसमें पहला कारण सहचरण है, उसकी तरफ संकेत किया गया है। इसे आप देखिए पृष्ठ संख्या 285। ये जो 61वां सूत्र है, तद उपचार, इसमें देखिए पहले सहचरण, स्थान, तादर्थ्य, वृत्तमान, ये बहुत सारे 10 कारण गिनाए गए हैं कि कब कोई व्यक्ति गौण का प्रयोग करता है, कब हम गौण प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें सहचरण आदि अनेक कारण है। इसको तो विस्तार से हम वहीं पर ही देखेंगे कि कैसे कैसे गौण प्रयोग होते हैं। तो किसी विशेष कारण से इस तरह से गौण प्रयोग होते हैं। तो उपचार का मतलब है नीतार्थ है सहचरण आदि निमित्ते न, इसी को और आगे स्पष्ट किया, अतत भावे तद्वत अभिधानम उपचार। अतत भावे, जो चीज जैसी नहीं है उसको उस रूप में कथन करना, ये उपचार कहलाता है। उसको उस रूप में कथन करना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कथन कर देना, ये उपचार छल है, उपचार प्रयोग कहलाता है। सीधा सीधा नहीं, ये मतलब यहां क्या हुआ, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा कह देना। मंच बोलते नहीं है और मंच को बोलने वाला कह देना। मंच में बोलना नहीं होता है, इसलिए फिर भी मंच को बोलने वाला कह देना, ये अतत भावे तद्वत अभिधानम, उसके समान कथन कर दिया गया है। मंचस्थ पुरुष को मंच शब्द से प्रयोग कर दिया गया है, ये उपचार प्रयोग है। ये अपने आप में दोष नहीं है। भाषा में इस तरह के प्रयोग, गौण प्रयोग होते हैं, उससे साहित्य की रचना होती है और अर्थ हमारे को पता लग जाता है, अर्थ पता लग जाता है। तो बोले इसका समाधान कैसे करेंगे अब? उसने तो आक्षेप कर दिया कि आपने गलत प्रयोग किया है, छल का प्रयोग किया। अब इसका समाधान देते हैं। अत्र समाधि प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुर यथाभिप्रायम शब्दार्थयो अभ्यनुज्या प्रतिषेधो वा अल्प विराम न छंदतः। प्रसिद्धा प्रसिद्धे प्रयोगे,
शब्द का जो प्रयोग होता है वो प्रसिद्ध अर्थ में भी होता है और अप्रसिद्ध अर्थ में भी होता है, प्रचलित अर्थ में भी होता है और अप्रचलित अर्थ में भी होता है। शब्द का जो सीधा सीधा अर्थ है उसमें भी होता है और गौण अर्थ में भी होता है। प्रधान और गौण दोनों में, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों में प्रयोग देखा जाता है। ऐसा होने पर वक्तुर यथाभिप्रायम, वक्ता के का जैसा अभिप्राय है वैसे ही अर्थ की स्वीकृति करनी चाहिए। शब्द का अर्थ तो प्रधान अप्रधान दोनों है, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध दोनों है, लेकिन वक्ता का जो उन दोनों में से अर्थ होता है वही लेना चाहिए। प्रतिषेधो वा, यदि वो निषेध कर रहा है तो वो भी वैसे ही करना चाहिए। न छंदतः, अपनी स्वच्छंदता से, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मन मर्जी से दूसरे की बात को न तो समझना चाहिए और न उसकी बात का खंडन करना चाहिए। वक्ता जिस अर्थ को कहना चाह रहा है उसी अर्थ को हमें समझना चाहिए। ठीक है, उसी को खोल रहे हैं। प्रधान भूतस्य शब्दस्य भक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयोर लोक सिद्ध। ऊपर जो था वो वार्तिक था, इसमें प्रसिद्ध अप्रसिद्ध प्रयोग है, उसको खोल रहे हैं कि प्रधानभूत शब्द का और भक्तस्य च गुणभूतस्य, और भाक्त यानी गुणभूत गौण प्रयोग दोनों का उभयोर लोक सिद्ध, ये दोनों का ही प्रयोग लोक में सिद्ध है, प्रसिद्ध है, देखा जाता है, मान्य है। सिद्धे प्रयोगे यथा वक्तु अभिप्राय तथा शब्दार्थ अनुज्ञेय प्रतिषिध्य वा न छंदता। और जब ये प्रयोग सिद्ध है, लोक में प्रधान अप्रधान दोनों तरह का प्रयोग देखा जाता है, तो जैसा वक्ता का अभिप्राय है वैसा ही शब्द और अर्थ की स्वीकार करने चाहिए या उनका खंडन करना चाहिए। न छंदतः, अपनी इच्छा अनुसार नहीं करना चाहिए। वो सकारात्मक रूप से बोल रहा है तो उसको स्वीकार करना, और वो प्रतिषेध के लिए बोल रहा है तो प्रतिषेध के रूप में उसको जैसा वो कह रहा है वैसा ही समझना चाहिए। यदि वक्ता प्रधान शब्दम प्रयुक्ते, अगर कोई बोलने वाला शब्द के प्रधान अर्थ को बोल रहा है, प्रधान शब्द को बोल रहा है, तो यथाभूतस्य अभ्यनुज्या प्रतिषेधो वा न छंदतः, इसी को खोल रहे हैं केवल कि जैसा उसकी स्वीकृति है, यथाभूत की जैसा उसका कहना है प्रधान अर्थ वैसा ही हमें स्वीकार करना चाहिए या निषेध करना चाहिए। न छंदता, स्वच्छंदता से नहीं। अथ गुणभूतम, और जब वो गौण प्रयोग कर रहा हो तब तथा गुणभूतस्य, तब गुणभूत की अभ्यनुज्या या प्रतिषेध होना चाहिए, स्वच्छंदता से नहीं होना चाहिए। यत्र तु वक्ता गुणभूतम शब्दम प्रयुक्ते अल्प विराम, जब बोलने वाला गौण अर्थ को बोल रहा है, शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में कर रहा है, गुणभूतम शब्दम प्रयुक्ते प्रधान भूतम अभिप्रेत्य, और ऐसे में फिर वो कोई प्रधान अर्थ का अभिप्राय लेकर के परः प्रतिषेधति, दूसरे का खंडन कर देता है। कैसे करता है? स्वमनीषया प्रतिषेधो असो भवति, अपनी मनीषा से, अपने चिंतन से, अपनी मर्जी से वो खंडन होता है। न परोपालंभा इति, वो दूसरे का खंडन नहीं होता है, वो अपनी इच्छा से कुछ भी बोल दिया है उसने, इससे दूसरे का खंडन नहीं होता है, क्योंकि वक्ता वैसा बोल भी नहीं रहा था। तो ऐसा जब प्रयोग करते हैं तो ये उपचार छल कहलाता है। वक्ता के अभिप्राय के अनुरूप ही हमें अर्थ लेना चाहिए। जैसे लोक में प्रकृति शब्द का क्या अर्थ है? प्रकृति, लोक में शास्त्र में प्रकृति स्वभाव, ये क्या होता है ना, बड़ा प्राकृतिक दृश्य है। प्रकृति, प्रकृति मतलब ये जो सृष्टि दिखाई देती है इसको प्रकृति बोलते हैं ना। पेड़ पौधे, पर्वत, तालाब, नदियां, है ना, बहुत ईश्वर ने कितनी अच्छी प्रकृति बनाई है, बोलते हैं प्रकृति का अर्थ। उसने बोल दिया किसी सामान्य व्यक्ति ने, अब कोई दर्शन पड़ा हुआ है ठीक है, उसको अपनी टांग अड़ानी है वहां पर, अपनी महत्ता बतानी है कि हाँ कुछ पढ़ करके आया है। पता कैसे लगे दूसरे को जब तक अपने सींग नहीं अड़ाएंगे उसके, तब तक उसको पता कैसे लगेगा कि यहाँ कोई है। बैल जब तक सींग ना अड़ाए पता कैसे लगेगा कि कोई है। अपनी बात में बोले नहीं, इसको प्रकृति नहीं बोलते हैं, प्रकृति के तल बोलते हैं, इसको तो विकृति बोलते हैं
प्रकृति क्या है? बोले प्रकृति तो सत्वरजतप की साम्यावस्था को बोलते हैं, सांख्य दर्शन में ऐसा लिखा है, वो प्रकृति है। ये तो कार्य है, कार्य को प्रकृति नहीं बोलते, कार्य को तो विकृति बोलते हैं। जो कारण होता है उसको प्रकृति बोलते हैं। और ऐसा करके दूसरे का खंडन कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है, उसको अज्ञानी सिद्ध कर रहा है, अपने को ज्ञानी सिद्ध कर रहा है। अब ये कथन क्या है? ये छल का प्रयोग कर रहा है। उसको पता है लोक में इसके लिए भी, विकृति के लिए भी प्रकृति शब्द का प्रयोग होता है, देखा जाता है। और उस प्रकृति के लिए भी होता है, शास्त्रों में या विद्वानों के बीच में दोनों जगह प्रयोग होता है। तो ऐसे में कुछ कहना, आरोप लगाना, खंडन करना, ये गलत है, अनुचित है, ईमानदारी नहीं है बातचीत में। पता है कि दूसरे का ये अभिप्राय नहीं है, वो इस विकृति को ही कह रहा है, उस शब्द को लेकर के वो विवाद कर रहा है वहां पर। भाई शब्द का जो अर्थ है उसमें कहीं आपत्ति हो तो वो बोलो, वक्ता उस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में कर रहा है वहां कोई आपत्ति हो तो बोलो। तो ये हुआ उपचार छल। आगे देखिए, इसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न खड़ा कर रहा है। 15वां सूत्र पूर्व पक्षी का है। वो कहता है वाक्छलम एवं उपचार छलम तद अविशेषात। बोले ये जो आपने उपचार छल कहा ये तो वाक्छल ही है, तद अविशेषात उससे अविशेष है, उससे भिन्न तो ये है नहीं। विवाक्षल में भी क्या किया था? नव कमलो एम मानव कहा, नव शब्द का नए की जगह पे नो अर्थ ले लिया था, शब्द का भिन्न अर्थ ले लिया था। बोले यहां पर भी वक्ता मंच का मतलब मंचस्थ पुरुष कह रहा है और आपने मंच अर्थ ले लिया, तो एक उसी शब्द का भिन्न अर्थ ही तो लिया है आपने। विवाक्षल में भी एक शब्द का दूसरा अर्थ लेना, दोनों अर्थ हो सकते हैं, दूसरा अर्थ लेके खंडन करना, तो यहां पर भी आप ऐसा ही कर रहे हो, ये भी बताया आपने। तो इसको वाक्छल में ही क्यों नहीं ले लेते? उपचार छल अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? बोले वाक्छलम एवं उपचार छलम तद अविशेषात। भाष्य न वाक्य छला न वाक्छलात उपचार छलम भिद्यते। वाक्छल से उपचार छल कोई भिन्न नहीं है, अतः ये तो वाक्छल ही है। तस्य अपि अर्थांतर कल्पनाया अविशेषात। बोले अर्थांतर कल्पना की अविशेषता है। सूत्र में जो कहा ना तद अविशेषात, विशेष नहीं है यानी समान है। क्या है? अर्थांतर की कल्पना। तो अर्थांतर की कल्पना वहां पर भी की गई थी, यहां पर भी अर्थांतर की कल्पना की गई। तस्यापि अर्थांतर कल्पनाया अविशेषात। कैसे उसको खोल रहे? इहापि स्थान्यर्थो गुण शब्द प्रधान शब्द स्थानार्थ इति कल्पयित्वा प्रतिषिध्यते इति। प्रधान शब्द, इसके बाद में जो अल्प विराम है उसको काट दीजिए। कह रहे हैं इहापि स्थान्य अर्थो गुण शब्द। ये जो मंच शब्द का प्रयोग किया, मंचाह, ये गुण शब्द था, यानी गौण अर्थ को देने वाला था। और किस अर्थ वाला था इसका? स्थान के अर्थ वाला था। स्थानीय अर्थो, स्थानीय के अर्थ वाला था। दो शब्द हैं, एक है स्थान और एक है स्थानीय। जो व्याकरण पढ़े हैं उनको तो पता है स्थान और स्थानीय किसे कहते हैं। तो स्थान मतलब लौकिक जो अन्य लोग हैं उनकी दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, स्थान का मतलब है जहां हम जैसे बैठे हैं वो हमारा स्थान है। या आपका स्थान कौन सा है? रहने वाला स्थान कौन सा है? कौन से नगर में रहते हो आप? स्थान कौन सा है आपका? गृहस्थियों से भी पूछते हैं ना ऐसा, साधु संतों से ज्यादा पूछते हैं कि आपका स्थान कौन सा है। या औरों से भी पूछ लेते हैं, लोक में भी, आपका स्थान कहाँ के रहने वाले हो, मतलब ये। अच्छा, वो स्थान जिसका है उसको कहते हैं स्थानीय। स्थान वाला, स्थानीय मतलब स्थान वाला। तो एक तो स्थान हो गया और एक स्थान वाला, स्थानीय, जो जिसका वो स्थान है, वो घर या वो आश्रम, वो खेत जिसका है उसको कहेंगे स्थानीय। अब आप बैठे हैं, एक स्थान पे बैठते हैं अपने, प्रतिदिन आप उसी स्थान पे आके बैठते हैं, वो तो जगह आपका स्थान हो गया। और आप क्या हो गए? स्थानीय, स्थान वाले हो गए। वो कहते हैं जो इधर उधर बैठ जाएगा तो कहेगा ये तो मेरी जगह थी, आपकी जगह तो वहां पर है। तो स्थान और स्थानीय। तो मंच और मंच पर बैठे हुए पुरुष, इन दोनों में जब मंच अर्थ लिया जाएगा तो मंच तो है स्थान, और मंच पर जो बैठे हुए हैं वो कहलाएंगे स्थानीय।
तो वक्ता ने जब बोला था मंचाह क्रोशंती, तो उसमें मंच का अर्थ स्थान था या स्थानीय था? स्थानीय था। और जब खंडन किया इसने कि मंच थोड़ा ना बोलते हैं, मंचस्थ पुरुष बोलते हैं, मंच थोड़े ही ना बोलते हैं, मंच तो बोलते ही नहीं है। अब जब मंच शब्द का प्रयोग किया खंडन करने वाले ने, तो इसका मंच का मतलब क्या था? स्थान था। तो वक्ता ने मंच शब्द का प्रयोग गौण अर्थ में किया था, स्थानीय अर्थ को बताने के लिए। खंडन करने वाले ने मंच शब्द का प्रधान अर्थ लिया, स्थान अर्थ को लेने के लिए। इसी बात को कहा, देखिए यहां पर स्थानीय अर्थो गुण शब्द, जो वक्ता था प्रथम वक्ता मंचाह क्रोशंती, इसमें जो मंच शब्द है ये गुण शब्द है, गुण अर्थ को, गौण अर्थ को कहने वाला है। और वो कौन सा अर्थ है? स्थानीय अर्थ है, स्थानीय अर्थ है, स्थानीय इसका अर्थ है पुरुष। और प्रधान शब्द है स्थानार्थ। और अगर मंच शब्द का प्रधान अर्थ लेंगे, मुख्य अर्थ लेंगे, तो क्या अर्थ निकलेगा? स्थान। वो जो मंच बैठने की जगह है, स्थान, वो उसका अर्थ है। तो स्थानीय अर्थ का प्रयोग किया था वक्ता ने, और स्थान अर्थ कल्पना करके इति कल्पयित्वा प्रतिषिध्यते, प्रतिषेध किया जा रहा है, भिन्न अर्थ का प्रयोग किया जा रहा है। तो वाक्छल में भी ऐसा ही था। ये तो पूर्व पक्षी का सूत्र है कि वाक्छल में भी ऐसा ही था, नव का अर्थ नया न लेकर के 9 संख्या वाला अर्थ ले लिया। ऐसे ही यहां पर मंच का स्थानीय अर्थ न लेकर के स्थान अर्थ ले दिया, तो अर्थ के ही तो बदलाव कर दिया है। तो ये तो वाक्छल ही है। इसको तीसरा छल, उपचार छल क्यों कहा आपने? आवश्यकता नहीं थी, उसी में अंतर्भावित हो जाता। 2 ही प्रकार के छल मानते, वाक्छल और सामान्य छल। इसका उत्तर 16वें सूत्र में दिया सिद्धांति ने, न तदर्थांतर भावात। न, ऐसा ठीक नहीं है कहना कि ये वही है, वाक्छल ही है, ये उससे भिन्न है। क्यों? उसके अर्थ की भिन्नता होने से। वो अलग चीज है, वाक्छल और उपचार छल अलग बात है। क्या भिन्नता है उसको भाष्य में बता रहे हैं। न वाक्छलम एवं उपचार छलम, वो वाक्छल ही उपचार छल हो, ऐसा नहीं है। उपचार छल है यही वाक्छल है, ये उपचार छल है ये वाक्छल ही है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तस्य अर्थ सद्भाव प्रतिषेधस्य अर्थांतर भावात। इनमें अर्थांतर भाव है। सूत्र में जो लिखा ना, अर्थांतर भाव, भिन्न अर्थ का होना। वो भिन्न अर्थ का क्या है कि अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध करना, ये यहां पर भिन्नता है। ये किसके लिए कहा जा रहा है? उपचार छल के लिए। अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध करना। क्या अर्थ का सद्भाव? बोलने वाले ने कहा था कि मंच चिल्ला रहे हैं, तो ये कहना कि मंच तो चिल्लाते ही नहीं है, ये अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध कर रहा है, निषेध कर रहा है। वहां तो ये कहा था कि 9 कंबल, नया कंबल, बोले नया नहीं, नहीं नया कंबल, तो बोले 9 कंबल तो कहां है इसके, तो उसका भिन्न अर्थ ले लिया था। ये कह रहा है कि मंच तो चिल्लाते ही नहीं है, मंच तो चिल्लाते ही नहीं है, मंच शब्द का मंच ही अर्थ लिया है, भिन्न अर्थ लेकर के उसका सद्भाव का ही प्रतिषेध कर दिया गया। कुतः? बोले अर्थांतर कल्पनातः, अर्थांतर की कल्पना करके, भिन्न अर्थ करके। अन्या ही अर्थांतर कल्पना अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध। ये जो है ना अर्थांतर भावात, ये जो कहा, ये किससे भिन्न है? अर्थांतर कल्पना से। अर्थांतर कल्पना है वाक्छल में, भिन्न अर्थ की कल्पना है वाक्छल में। तो अब कह रहे हैं अन्य ही अर्थांतर कल्पना, अर्थांतर कल्पना अलग बात है, और अन्यो अर्थ सद्भाव प्रतिषेध, अर्थ के सद्भाव का प्रतिषेध भिन्न है। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। देखो दोनों में अंतर क्या है? उपचार छल वहां होगा जहां वक्ता ने गौण अर्थ लिया और वो मुख्य अर्थ लेकर के खंडन कर रहा है। वाक्छल में यदि प्रधान अर्थ लिया है तो प्रधान अर्थ लेकर के ही खंडन कर रहा है, गौण अर्थ लिया है तो गौण अर्थ लेकर के ही खंडन कर रहा है। अर्थ तो बदल रहा है, लेकिन वाक्छल में प्रधान अर्थ को प्रधान रूप में ही, प्रधान अर्थ का प्रधान अर्थ लेते हुए खंडन कर रहा है, भिन्न अर्थ लेके। गौण अर्थ का गौण अर्थ लेकर के ही भिन्न अर्थ लेकर के खंडन कर रहा है। लेकिन उपचार छल में गौण अर्थ का प्रधान अर्थ लेकर के खंडन कर रहा है, या प्रधान अर्थ का गौण अर्थ लेकर के खंडन कर देता है। विपक्ष भी अगर उदाहरण मिल जाए तो ये दोनों के अंदर अंतर है।
तो अर्थांतर कल्पना अलग बात है और अर्थ सद्भाव प्रतिषेध अलग बात है। अर्थ सद्भाव प्रतिषेध को यहां पर मुख्य रूप से सूत्रकार ने कहा ये कि मंच तो बोलते ही नहीं है, अर्थ के सद्भाव का निषेध करना। और उत्तर दे रहा है सिद्धांती 17वें सूत्र में, अविशेषे वा किंचित साधर्म्यात एक छल प्रसंग। अविशेषेच है, अगर आप कहो कि नहीं इसमें तो अविशेषता है, समानता है दोनों में, किस आधार पे? किंचित साधर्म्यात, थोड़ी सी समानता देख करके कहो कि ये तो एक ही जैसे हैं, क्योंकि कुछ तो समानता है ही, वाक्छल में और उपछल में कुछ तो समानता है ही। तो उस कुछ समानता को लेकर के यदि आप कहो कि उपचार छल होता ही नहीं है, वाक छल ही है, तो किंचित साधर्म्यात, तब तो एक छल प्रसंग, फिर तो एक ही छल मानो, आप दो भी क्यों मान रहे हो? क्योंकि निषेध करने वाले ने यही तो कहा ना कि उपचार छल है, वो तो वाक छल ही है। अच्छा, उसने सामान्य छल के बारे में तो प्रश्न खड़ा नहीं किया, यानी वो दो छल तो मान रहा है, वाक छल और सामान्य छल तो मान रहा है, उपचार छल नहीं मान रहा है। बोले अगर आप यूं किंचित साधर्म को लेकर के करोगे फिर तो एक ही छल मानना पड़ेगा। और कौन सा बनेगा वो साधर्म? वचन विघातो अर्थ विकल्पोपत्या छलम, छल का जो सामान्य लक्षण था भिन्न अर्थ करके खंडन करना, तो ये भिन्न अर्थ करके खंडन करना तो तीनों छलों में है, ये किंचित साधर्म है तो दोनों में ही है। और किंचित साधर्म के आधार पर अगर कहने लोगोगे तब तो एक ही छल होगा, अधिक छल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो किंचित साधर्म के आधार पर आप भेद को समाप्त नहीं कर सकते, जो भिन्नता है उसके आधार पर भेद किया जाएगा। भाष्य देखिए, छलस्य द्वित्वम अभ्यनुज्याय तृत्वम प्रतिषिध्यते। छल के द्वित्व को, दो को स्वीकार करके तीन का प्रतिषेध किया जा रहा है। कैसे? किंचित साधर्म, थोड़े से साधर्म से। अच्छा, अब ये देखो, इसको कैसे पता लगा कि दो को स्वीकार करके तीन का खंडन कर रहा है? कहा तो नहीं उसने कि मैं दो को मानता हूं, दो को तो मानता हूं, तीन को नहीं मानता हूं, क्योंकि उसने तीसरे का ही खंडन किया। इससे पता लग गया दो को तो ये मानता है। अगर दो को भी नहीं मानता तो सीधे कहता है कि ये तो एक ही है, ये दो आपने अलग क्यों कहे, सबको वाक्छली कह देते या छली कह देते। और उसने ऐसा तो नहीं कहा, उसने तीसरे पे आपत्ति की, इसका मतलब है वो दो को तो मान रहा है। तो छल से द्वित्वम अभ्यनुज्याय तृत्वम प्रतिषिध्यते किंचित साधर्म्यात्। आगे कहते हैं, यथा च अयम हेतु तृत्वम प्रतिषेधति। ये अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांती, खंडन कर रहा है अभ्युपगम के। अच्छा, ऐसा मान लो कि आपके हेतु से ये तीन न होकर के दो ही हो, उपचार छल को वाक छल में ही दे दो, तो यथा च अयम हेतु तृत्वम प्रतिषेधति, तृत्व का प्रतिषेध कर देता है। कौन सा हेतु? किंचित साधर्म है, इससे। तथा द्वित्वम अपनी अभ्यनुज्ञातम प्रतिषेधति, तो ये तो जो आपने द्वित्व को स्वीकार किया है उसका भी खंडन कर देगा। ये जो आप हेतु दे रहे हो, इस तरह आप बोलोगे तब तो द्वित्व भी नहीं रह पाएगा। तो आप द्वित्व का तो खंडन कर नहीं रहे हो, आप तृत्व का खंडन कर रहे हो। तो उसी में आगे कहेंगे कि जैसे आपने कुछ समानता होते हुए भी द्वित्व को स्वीकार किया है, ऐसे ही कुछ समानता होते हुए तृत्व को भी स्वीकार कर लो। या तो एक ले लो, अगर आप अपनी बात को ठीक मानते हो तो या तो एक ही मानो, और यदि आप दो मानते हो तब तो उस शैली में तो फिर आपको तीन मानना पड़ेगा। दो में नहीं हट सकते आप, किसी एक तरफ से आ जाओ। आगे, विद्यते ही किंचित साधर्म्यम द्वयोरपि इति, बोले कुछ साधर्म्य तो इन दो में भी है। अथ द्वित्वम किंचित साधर्म्यात् न निवर्तते, इसलिए जो द्वित्व है वो थोड़े से साधर्म्य होने से हट नहीं जाता है, दो दो ही रहते हैं। तो इसी प्रकार तृत्वम अपि न निवर्त्यति, तृत्व भी नहीं हटेगा, थोड़े से साधर्म्य से तृत्व नहीं हटेगा। इति अष्टभी सूत्र छल लक्षण प्रकरणम, तो इन 8 सूत्रों से छल के लक्षण का प्रकरण समाप्त हुआ। तो वाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ठीक है, तो जो हमारे कितने पदार्थ थे? 16। 16 में से कितने हो गए? 14 हो गए, 2 बचे, जाति और निग्रह स्थान। तो जाति और निग्रह स्थान की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यद्यपि इसका विस्तार आगे है, 5वें अध्याय के पहले पाद में जाति के जितने भेद हैं 24,
उनको एक एक का लक्षण बताया है वहां पर। और निग्रह स्थान, निग्रह स्थान भी वहां पर आगे बताए हैं। निग्रह स्थान है 22, 24 और 22 निग्रह स्थान है। 5वें अध्याय के दूसरे पाद में सारे 22 के 22 निग्रह स्थान बताए हैं, एक एक करके सबके लक्षण दिए हैं। तो जाति और निग्रह स्थान का विस्तार से जो इनके जितने भेद हैं, उन सबके लक्षण, उनके उदाहरण, वो तो 5वें अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल सामान्य लक्षण बताए जा रहे हैं, यहाँ पर भेदों को नहीं बताया जा रहा है। तो देखिए, अथ ऊर्ध्वम, अब इसके आगे, साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। जाति किसे कहते हैं? साधर्म्य से अथवा वैधर्म्य से, भिन्न धर्म से प्रत्यवस्थानम खंडन करना जाति कहलाता है। यहां पर किंचित शब्द साथ में जोड़ लेंगे। किंचित साधर्म्यात, किंचित वैधर्म्यात, थोड़े से साधर्म से, थोड़े से वैधर्म से, या एक अंश के साधर्म से, एक अंश के वैधर्म से खंडन कर देना, ये जाति कहलाता है। और ये साधर्म वैधर्म कहां पर देखेंगे? उदाहरण में देखेंगे। वक्ता ने पंचावयों में प्रतिज्ञा की, हेतु किया, हेतु दिया और उदाहरण दिया, और उदाहरण में देकर के उसने साधन धर्म और साध्य धर्म को बताया। अब ये उसी में एक नए धर्म को ला करके खंडन कर देता है, उसको कहते हैं जाति। भाष्य देखिए, प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंगो जायते स जाति। हेतु के प्रयोग कर देने पर जो प्रसंग यानी खंड, आपत्ति, प्रसंग का मतलब है आपत्ति, उत्पन्न हो जाती है, उसे जाति कहते हैं। जाति का मतलब है जायते इति जाति, जो उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जबरदस्ती कोई चीज डाल दी जाती है, जबरदस्ती टांग अड़ा दी जाती है, केवल टोकने के लिए, रोकने के लिए, आवश्यक नहीं है वहां पर वो, लेकिन बस अड़ंगा लगाया जाता है, उसको जाति कहते हैं। जायते इति जाति, उत्पन्न हो जाता है प्रसंग, प्रतिषेध का, आपत्ति खड़ी कर दी जाती है। सच प्रसंग, ये जो प्रसंग है, ये साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम, साधर्म्य से और वैधर्म्य से प्रत्यवस्थान होता है। दो तरह से, साधर्म्य से यानी किंचित साधर्म्य से, और वैधर्म्य से प्रत्यवस्थानम। प्रत्यवस्थानम को ही आगे खोल दिया उपालंभ, उपालंभ करना, उल्हाना देना, और उसी को आगे खोल दिया प्रतिषेध इति। तो प्रत्यवस्थान, उपालंभ, प्रतिषेध एक ही बात है। कैसे होता है ये, उसको बता रहे हैं। साधर्म और वैधर्म से दो तरह से होता है, तो कैसे होता है ये, उसको बता रहे हैं। कब साधर्म से प्रत्यवस्थान करता है, कब वैधर्म से करता है, उसको बता रहे हैं। तो हेतु के लिए क्या कहा गया था? उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। हम ऐसा ही करते हैं, पीछे हेतु को देखा था, उदाहरण के साधर्म से साध्य को सिद्ध करना हेतु कहलाता है। और जब ये हेतु प्रयोग किया जाता है साधर्म्य से, तब व्याप्ति जो बनती है साधर्म से बनती है। इसको कहा जाता है अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति, यहां धुआं है, इससे पता लगा कि आग है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे कि रसोई में। तो जैसे रसोई में जो जो उत्पन्न होता है वह वह अनित्य होता है। शब्द अनित्य है उत्पत्ति वाला होने से, जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है, जैसे घड़ा। अब इसमें जो हेतु प्रस्तुत किया गया वो उदाहरण के साधर्म से हेतु प्रस्तुत किया गया। तो जब ऐसा कोई करे, और दूसरा इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, इसको उदाहरण के वैधर्म्य से खंडन करने लगे। जो उदाहरण दिया उसमें कोई एक ऐसा धर्म लाए जो कि विपरीत पड़ता हो और फिर खंडन करने लगे, तो उसको जाति कहते हैं। तो जब वक्ता एक ने उदाहरण के साधर्म से हेतु प्रस्तुत किया है, तो जब वो जातिवादी प्रयोग करेगा वो उदाहरण के वैधर्म से प्रयोग करेगा। अगर वो भी साधर्म से प्रयोग करेगा तो खंडन नहीं होगा, वैधर्म से करेगा वो। वक्ता जब उदाहरण के साधर्म से हेतु प्रस्तुत कर रहा है, उदाहरण ऐसा है, तो प्रतिपक्षी जो जातिवादी है, जाति का प्रयोग कर रहा है, वो वैधर्म से करेगा। इसलिए इन्होंने कहा इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम, एक बात हो गई। दूसरी कह रहे हैं उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, ये भी हेतु का लक्षण है। उदाहरण के वैधर्म से साध्य का साधन करना हेतु है। इति अस्य, इसका उदाहरण वैधर्म्येण, या वैधर्म्येण लिखा है, वही की जगह सा कर लीजिए, कि ये उदाहरण के साधर्म से खंडन करता है।
उसको भी जाति कहते हैं। तो वक्ता ने यदि वैधर्म से उदाहरण दिया है तो जातिवादी साधर्म से खंडन करेगा, विपरीत करेगा हमेशा। तो ऐसे साधर्म और वैधर्म से खंडन करना ये जाति कहलाता है। प्रत्यनीक भावात जायमानो अर्थो जाति रीति। जाति क्या है? प्रत्यनीक भाव से, विरुद्ध भाव से जो उत्पन्न हो गया है, प्रत्यनीक भावात जायमान अर्थ हो रहा है, ऐसी चीज वहां पर प्रसंग उपस्थित कर दिया गया है, आपत्ति खड़ी कर दी गई है, उसको जाति कहते हैं। प्रत्यनीक कहते हैं प्रतिद्वंदी या विरोधी, विरोधी भाव वहां पर खड़ा कर दिया। अब इसके जो भेद उपभेद हैं इनको तो हम आगे देखेंगे विस्तार से। 24 प्रकार हैं और 24 ही उदाहरण बनेंगे वहां पर। जाति के 24 प्रकार हैं तो सबके अलग अलग उदाहरण बनेंगे। किस किस तरह से जाति का प्रयोग होता है। देखो बात तो सामान्य सी है, यहां पर जो कहा गया है यहां पर तो दो ही तरह से, साधर्म से और वैधर्म से। अब जो जातियां हैं 24 प्रकार की, उनमें से कुछ तो साधर्म से खंडन करेंगी और कुछ वैधर्म से, विपरीत करेगा जो जैसा है। वक्ता ने साधर्म से कहा तो वैधर्म से, वैधर्म से कहा है तो साधर्म से। ये तो दो प्रकार बताए, लेकिन वो जो 24 हैं उनके सबके उदाहरण वहां पर दिए जाएंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझते हैं एक कि जाति क्या होती है, कुछ उदाहरण लेकर के देखते हैं। देखिए हमारा जो प्रसिद्ध उदाहरण है, अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। प्रतिज्ञा उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्म वाला होने से, उत्पन्न होने से। उदाहरण घटवत्। 3 की पर्याप्त है, 3 पर्याप्त है। अब ये जो वादी ने प्रयोग किया है ये हेतु साधर्म से है या वैधर्म से है? साधर्म से प्रयोग किया है। अब जातिवादी प्रयोग करेगा वैधर्म से। तो प्रतिवादी बोलता है, इन्होंने कहा ना घटवत्, तो बोले कि घट तो मूर्त है। घट क्या है? मूर्त, मूर्तिमान है ना, रूपवान है, मूर्ति होती है ना उसकी, घड़ा, घड़े के समान। अब उसने घड़े को ही ले लिया और घड़े को क्या कहा? घड़ा तो मूर्तिमान है। और मूर्त वस्तु अनित्य होती है। ठीक है, सिद्धांति ने भी यही कहा था, वादी ने। और सिद्धांति क्या कहो, वादी और प्रतिवादी बोलते हैं, सही गलत जो भी है, लेकिन वादी और प्रतिवादी। वादी ने क्या कहा था? घटवत, घड़े के समान। वो घड़े को अनित्य ही कह रहा था ना, अनित्य ही तो कहा था उसने, उत्पत्ति वाला होने से। इसने कहा कि घड़ा मूर्त है। ठीक बात कही, घड़ा मूर्त है। और बोले मूर्तिमान वस्तुएं अनित्य होती हैं। यहां तक भी ठीक है, घड़ा अनित्य है, सिद्धावादी भी यही कह रहा है, मूर्तिमान वस्तु अनित्य होती है। अब आगे कहता है कि इसलिए जो मूर्तिमान नहीं होती है वो नित्य होती है, जो मूर्तिमान नहीं होती है वो नित्य होती है। शब्द अमूर्तिमान है इसलिए शब्द नित्य है। वादी ने रखा था शब्द अनित्य है, प्रतिवादी क्या उसका खंडन कर रहा है? शब्द नित्य है। ये खंडन हुआ ना। इसने कहा शब्द अनित्य है वादी ने, प्रतिवादी ने कहा शब्द नित्य है। और कैसे उसने किया? अपना पंचावयव प्रस्तुत नहीं किया। वादी ने जो पंचावयव प्रस्तुत किया था, उत्पत्ति धर्मकत्वात् और घटवत, घटवत इस दृष्टांत को लेकर के घड़े की एक सदृशता और ले ली। घड़ा मूर्त है और उत्पत्ति धर्म पे कोई कुछ छेड़ नहीं रहा है। वो वादी ने जो उत्पत्ति धर्मकत्वात् हेतु दिया था उसको छेड़ नहीं रहा है। वो उसको पता है मैं इसका खंडन ही नहीं कर सकता। जब पराजय निकट होती है तो इधर उधर के उपायों का प्रयोग करता है व्यक्ति, किसी तरह से मैं इसका खंडन करूं, तो इस जाति का प्रयोग हो जाता है। छल कपट जानबूझ करके कर रहा है कि खंडन कर दूं मैं। तो उत्पत्ति धर्मकत्वात् उस हेतु को तो छेड़ा नहीं। और किस तरह से प्रयोग किया उसने कि हो सकता है सामने वाला अगर समझ ना पाए कि ये जाति है तो कहेगा हाँ यार बात तो ठीक कह रहे हो, ये वो खुद ही मान जाए कि नहीं आप ठीक कह रहे हो, अथवा सुनने वाले कहे नहीं ये ठीक कह रहा है, अथवा यूं कहे कि ये जो कह रहा था कि शब्द अनित्य है घड़े के समान, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, इसने अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाया। तो कैसे उसको लेकर के आया? बोले घड़ा मूर्तिमान है। अब जो मूर्तिमान होता है वो अनित्य होता है। मूर्तिमत्ता और अनित्यता की व्याप्ति बना ली इसने। अब
जो जो मूर्तिमान होता है वह अनित्य होता है। अभी तक तो ये साधर्म से बोल रहा है। अभी प्रत्यवस्थान वैधर्म से क्या करेगा, उदाहरण देगा। मूर्ति अमूर्तिमान नित्य होते हैं, जैसे आत्मा, आकाश, कोई भी उदाहरण ले लेगा वो। अब ये वैधर्म से ला रहा है ना, जो अमूर्तिमान होता है वह नित्य होता है। अब ये वैधर्म से व्याप्ति बना ली, जो जो अमूर्तिमान होता है वह नित्य होता है। शब्द भी आत्मा के समान अमूर्तिमान है। पहले अमूर्तिमान को लाएगा ना उपनय करते हुए। शब्द भी आत्मा के समान अमूर्तिमान है। शब्द की मूर्ति देखिए क्या कहीं होती है ना, शब्द की भी मूर्ति। लाउड स्पीकर होता है ना, चित्र में बना होता है, उसके आगे यो 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 रेखा की भी होती है ना, यो यो चिन्ह करते हैं ना, आवाज का चिन्ह क्या बना देते हैं, यो तिरछी रेखा बना देते हैं ना, वो तो तरंग, वो प्रतीकात्मक है। वास्तव में शब्द मूर्तिमान होता ही नहीं है। तो चूंकि वो मूर्तिमान है, चूंकि वो मूर्तिमान नहीं है इसलिए वो नित्य है, ऐसा करके अब उसने खंडन कर दिया है। ये जाति का प्रयोग है वैधर्म से, क्योंकि वादी ने साधर्म से प्रयोग किया था तो इसने वैधर्म से किया। अब इसको पलट करके देखिए। वादी की पंचावयव की प्रस्तुति हम करेंगे वैधर्म से। प्रतिज्ञा वही है, अनित्य है शब्द, हेतु उत्पत्ति धर्मकत्वात्, यहां तक समान है। अब इसको चूंकि वैधर्म से उदाहरण देना है वादी को, वैधर्म से उदाहरण क्या देगा, अनुत्पत्ति धर्मकम नित्यम दृष्टम। जो अनुत्पत्ति धर्म वाले होते हैं वो नित्य देखे जाते हैं, जैसे कि आत्मा। शब्द आत्मा के समान अनुत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, इसलिए वो नित्य नहीं है। वो उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए अनित्य है। तो ये जो आत्मा का उदाहरण लिया, उत्पत्ति अनुत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये जो सब कथन करेगा ये वैधर्म से उसने अपने पंचावय को प्रस्तुत किया। तो प्रतिपादी क्या कहेगा कि अच्छा इसने आकाश या आत्मा कुछ भी ले लीजिए, आकाश को भी नित्य ही मानते हैं, आत्मा ले लिया कि बोले आत्मा अमूर्त, और फिर वही चीज ले आएगा, आत्मा अमूर्त है और नित्य है, अतः अमूर्त शब्द भी नित्य ही होगा। अब जो वादी ने आत्मा का दृष्टांत दिया था वो वैधर्म से दिया था। अब उस दृष्टांत के समान धर्मता ला करके ये कथन कर रहा है। पहले वाले में तो घट साधर्म से था, तो इसने वैधर्म से आत्मा का उदाहरण लेकर के खंडन किया था। यहां वादी ने वैधर्म से आत्मा का उदाहरण लिया है, तो उस आत्मा के समान धर्म को लेते हुए खंडन करेगा। बोले ये जो आत्मा है, वादी ने तो ये कहा था कि ये अनुत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए नित्य है। अब वो अनुत्पत्ति धर्म को तो छोड़ दिया इसने। उसने कहा आत्मा का एक नया धर्म ढूंढ करके लाया कि आत्मा तो अमूर्त है और नित्यता तो दोनों मानते ही हैं आत्मा में। वादी ने तो कहा था उत्पत्ति अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से नित्य है, उसने एक धर्म दूसरा पकड़ लिया, अमूर्तता, अमूर्त है और नित्य है। इसका मतलब व्याप्ति बना ली उसने कि जो जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है। शब्द भी अमूर्त है तो वो भी नित्य होना चाहिए, आप अनित्य कह रहे हो, गलत बात कह रहे हो। ये जाति का प्रयोग हो गया। तो साधर्म वैधर्म अपने हम प्रत्यवस्थानम जाति, जब किंचित साधर्म से और किंचित वैधर्म से, क्योंकि ये जो अमूर्तत्व लिया इसने, ये किंचित साधर्म में लिया। उत्पत्ति धर्मकत्व भी तो था वहां पर, या अनुत्पत्ति धर्मकत्व भी तो था, वो तो उसको तो ले नहीं रहा है। ये जो वादी ने प्रयोग किया उस साधर्म को तो ले नहीं रहा है। दूसरा एक धर्म उठा लिया किंचित साधर्म से और उससे खंडन करने का प्रयास किया, ये अनुचित है, ये जाति है। इसको निग्रह स्थान के अंदर, बाद में इसको निग्रह स्थान में मान लेते हैं, लेकिन जाति को अलग से समझाया गया। जाति को अलग से क्या, निग्रह स्थान भी मान सकते हैं उसको, लेकिन जाति को अलग कहा है, निग्रह स्थान को अलग कहा है। हित्वाभाषों को तो निग्रह स्थान में लिया है इन्होंने। आगे देखिए, अंतिम है 16वां पदार्थ निग्रह स्थान। विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। निग्रह स्थान के दो स्वरूप बताए। एक है विप्रतिपत्ति,
पहले तो प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ, प्रतिपत्ति का मतलब है ज्ञान, समझ। विप्रतिपत्ति का मतलब है विपरीत प्रतिपत्ति, भिन्न समझ लेना या कुत्सित गलत समझ लेना। भिन्न समझ लेना या गलत समझ लेना, इसको कहते हैं विप्रतिपत्ति। तो या तो विप्रतिपत्ति हो जाए, किसी वादी ने कुछ बात कही, अपने से जो दूसरा है उसने कोई बात कही, उसको अगर गलत ढंग से समझ लिया तो ये भी निग्रह स्थान है। विपरीत समझ लिया, निग्रह स्थान इसलिए कि ये भी कमजोरी है उसकी, कि क्यों नहीं ठीक समझ पाया वो। विपरीत समझ लिया, गलत समझ लिया, कुत्सित समझ लिया, तो ना समझना ये दोष है और इसलिए ये निग्रह स्थान है। बोले समझ ही नहीं रहे हो आप, तो पहले सीख के समझ करके आओ, फिर बात करना मेरे से। पढ़ के आओ पहले, अभी आपकी योग्यता नहीं है। निग्रह स्थान में ले आए उसको। विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति। अप्रतिपत्ति मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है। वक्ता ने कुछ बोला, वादी ने कुछ बोला और उसको समझ में ही नहीं आया कि बोल क्या रहा है, बात क्या कह रहा है, इसका क्या हेतु है, क्या उदाहरण है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अप्रतिपत्ति ये भी निग्रह स्थान है। तो विपरीत प्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ये दो निग्रह स्थान है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ये समझ लिया कि ये निग्रह स्थान है तो ऐसे बोलो कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आए। ऐसे बोलो कि वो गलत समझ जाए। ये इतना आसान नहीं है। उसमें वहां पर आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि वादी के द्वारा 3 बार बोलने पर भी जिसको समझ में ना आए तो निग्रह स्थान होगा। 1 बार बोलने पर समझ में नहीं आया तो नहीं। और साथ में विशेषता दी कि जो न्यायाधीश है और सभा है उनको समझ में आ रहा है और इसको समझ में नहीं आ रहा है तो निग्रह स्थान है। अब एक ने बोला, अब हमने तो ये सोचा कि इसको समझ में नहीं आएगा तो ये निग्रह स्थान में आ जाएगा, तो खुद निग्रह स्थान में आ जाएगा कि उसको दोबारा कहा जी आपकी बात समझ में नहीं आई, 3 बार ऐसे ही बोल दी, ना तो निर्णायक को समझ में आ रही है ना प्रतिपक्षी को समझ में आ रही है, ये खुद निग्रह स्थान में जाएगा। इसलिए ये कोई उपाय नहीं है कि हम ऐसे बोले कि दूसरे को समझ में ना आए तो चलो निग्रह स्थान में ले आएंगे, खुद गलती कर जाएगा वो। हमने ठीक तरह से बोला है और बाकी लोग समझ रहे हैं और वो नहीं समझ रहे हैं, तब कहेंगे कि आपका निग्रह स्थान है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बात करने के लायक नहीं हो, बंद करो इसको। यहाँ पर 3 बार बोल दिया, बाकी सब समझ रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, बस इससे ज्यादा धैर्य नहीं, 3 बार, उसके आगे तो बस बाहर। बॉक्सिंग वगैरह भी होती है ना, और होते हैं उसमें वो गलत कर लेते हैं ना, फाउल होता है तो वो करते हैं, तो भाई 3 फाउल हो गए, आउट, बाहर, फिर नहीं, बस पराजित हो गए आप, 3 बार है उन स्थितियों के अंदर। तो विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति ये निग्रह स्थान है। भाष्य देखिए, विप्रतिपत्ति को खोल रहे हैं, विपरीता व कुत्सिता व प्रतिपत्तिर विप्रतिपत्ति। या तो विपरीत उल्टा समझ लिया और या तो कुत्सित यानी अनुचित समझ लिया। विपरीत समझना अलग है और कुत्सित समझना अलग है, दोनों अलग अलग है। गलत समझ लिया, एक तो है जैसा कहा उसके बिल्कुल उल्टा समझ लिया, ये तो विपरीत है, और एक है गलत समझ लिया। तो विपरीत कहो या कुत्सित कहो, ये विप्रतिपत्ति कहलाएगी। ये ऐसी प्रतिपत्ति को विप्रतिपत्ति कहेंगे। विप्रतिपद्यमान पराजयम प्राप्नोति। जब विप्रतिपद्यमान हो यानी विपरीत अर्थ ले रहा है, भिन्न अर्थ ले रहा है, तो वो पराजय को प्राप्त करता है। निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति ही। और निग्रह स्थान क्या है? पराजय की प्राप्ति। पकड़ लिया बस उसको, निग्रह का स्थान। निग्रह मतलब पकड़ लेना। जैसे सिपाही पकड़ लेता है ना चोर को, ये पकड़ में आ गया, अब ये पकड़ में आ गया तो बस अब अंदर है, खेल खत्म आपका, अब नहीं भाग सकते, पकड़ में आ गए आप। तो ऐसे ही बातचीत में जहां दोष हो जाता है, वो पकड़ में आ गया, बस खत्म, अब आप नहीं भाग सकते, अब आप बात नहीं कर सकते। निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति। विप्रतिपत्ति के लिए क्या, अप्रतिपत्ति के लिए कह रहे हैं, अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषय भी अनारंभ। विषय को आरंभ किया गया, प्रस्तुत किया गया, लेकिन फिर भी उसको कुछ भी पता नहीं लग रहा है, क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ पता नहीं लग रहा है। परेण स्थापितम व न प्रतिषेधति। इसको 2 ढंग से है। पर के द्वारा, किसी एक के द्वारा, दूसरे के द्वारा जो स्थापित किया गया, पंचावयव या प्रमाण प्रस्तुत कर दिए गए, उसका वो प्रतिषेध नहीं कर पा रहा है।
पंचावय एक ने प्रस्तुत किया, उसने भी अपना पंचावय प्रस्तुत किया। अब वाद या जल्प तब चलेगा ना जब एक दूसरे का खंडन करेगा, ये उसका खंडन करे, ये उसका खंडन करे। अब दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी। अब ये दूसरा इसके पंचावयों का कुछ निषेध ही नहीं कर पा रहा है, खंडन ही नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए कहा परेण स्थापितम न प्रतिषेधति, वो खंडन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको कोई सूझ ही नहीं रहा है खंडन। कई बार वो बात सही है इसलिए नहीं खंडन कर पा रहा है, और नहीं तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसका काम है उसको खंडित करना। तो परेण व स्थापितम, परेण स्थापितम व न प्रतिषेधति, प्रतिषेधम व न उद्धरति। दूसरी स्थिति क्या है कि जो दूसरे वाले ने जो उसका प्रतिषेध किया, खंडन किया था, उसका उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि दूसरे ने जो कहा उसका ये खंडन नहीं कर पा रहे, तो ये स्थिर रह गया। दूसरी स्थिति क्या है, इसने भी अपना पंचावय प्रस्तुत कर दिया, पक्ष स्थापित कर दिया, इसने भी अपना पक्ष स्थापित कर दिया, और अब इसने इस पे दोष दिखाए कुछ, आपके इसमें ये कमी है। उन कमियों का ये उद्धार नहीं कर पा रहा है, समाधान नहीं कर पा रहा है, उन आक्षेप को का उत्तर नहीं दे पा रहा है। ये भी अप्रतिपत्ति है। दोनों ही अप्रतिपत्ति, दो प्रकार हैं इसमें। तो परेण स्थापितम व न प्रतिषेधति, प्रतिषेधम व न उद्धरति। अच्छा, यहां तक ये बात पूरी हो गई। तो विप्रतिषेध, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति। अब सूत्र के बारे में कह रहे हैं कि असमासाच नैते एवं निग्रह स्थाने इति। इस सूत्र में जो विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च, ये जो दो शब्द करे गए ये असमस्त रूप से पढ़े गए हैं। यानी अलग अलग पढ़े गए, इनको इकट्ठा नहीं पढ़ा गया है। बोले इससे क्या, असमास से ये बताया जा रहा है कि निग्रह स्थान ये दो ही नहीं है। जैसे पीछे अलग अलग भेद किए गए थे, जब अलग अलग भेदों को बताते हैं तो उन सब शब्दों को समास करके बताते हैं, इकट्ठा करके बताते हैं। यहां पर ये अलग अलग करके बताए गए हैं। बोले अलग अलग करके बताएं, इससे पता लगता है, नहीं तो कोई ये समझेगा कि निग्रह स्थान कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति। दो होते हैं, दो ही होते हैं निग्रह स्थान, ऐसा कोई अर्थ ना ले ले। इसलिए इसको असमस्त रूप में पढ़ा गया है कि नहीं, विप्रतिपत्ति भी होती है और अप्रतिपत्ति भी होती है, दोनों तरह से होते हैं। आगे, किम पुनर्दृष्टान्तवत् जाति निग्रह स्थानयोर अभेद अथ सिद्धांतवत भेद इत्यतः आह। कि ये जो जाति और निग्रह स्थान दोनों के लिए अब आगे बात कह रहे हैं कि दृष्टांत के समान, दृष्टांत के कितने भेद किए थे? कोई भेद नहीं किया था दृष्टांत के, दृष्टांत का कोई भेद नहीं किया था। तो बोले ये कह रहे हैं कि किम पुनर्दृष्टान्तवत जाति निग्रह स्थानयो अभेदो, जाति और निग्रह स्थान के कोई भेद ही नहीं है। किसकी तरह से? उदाहरण की तरह से, या तो उस तरह से, अथ सिद्धांतवत भेद, अथवा सिद्धांत के समान भेद है। सिद्धांत के कितने भेद किए थे? 3 या 4। कौन कौन से? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युगम सिद्धांत, 4 भेद किए। तो जैसे सिद्धांत के भेद किए गए थे ऐसे ही इसके भी भेद हैं या नहीं है, ये प्रश्न किया। तो इसके लिए उत्तर देते हैं, 20वां सूत्र है, तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम। उसके विकल्प से, उसके बहुत्व से, ये बहुत सारे हैं, यानी जाति और निग्रह स्थान बहुत होने से जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, जाति और निग्रह स्थान बहुत प्रकार का होता है। यहां जो तत् है, तत् का मतलब है प्रत्यवस्थान। देखो जाति के लिए मैं, जाति का सूत्र क्या था? साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, साधर्म और वैधर्म से प्रत्यवस्थान करना। तो ये कह रहे हैं कि जो साधर्म और वैधर्म से प्रत्यवस्थान किया जाता है वो बहुत प्रकार का होता है। साधर्म से भी अनेक प्रकार से खंडन करते हैं और वैधर्म से भी अनेक प्रकार से खंडन करते हैं, बहुत प्रकार का होता है। तो तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम। भाष्य देखिए, तस्य साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थान से विकल्पात जाति बहुत्वम। तस्य का मतलब है प्रत्यवस्थान से, तस्य प्रत्यवस्थान से है, उस प्रत्यवस्थान के साधर्म और वैधर्म के द्वारा विकल्प होने से, बहुत प्रकार होने से जाति बहुत्वम, जाति बहुत प्रकार की होती है।
कितनी? 24 प्रकार की। आगे तयोश्च विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्योर विकल्पात। और निग्रह स्थान में क्या कहा गया था? विप्रतिपत्तिश्च अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम। तो विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति इन दोनों के विकल्प के कारण से, इनके भेद के कारण से निग्रह स्थान बहुत्तम, निग्रह स्थान भी बहुत प्रकार के होते हैं, 22 प्रकार के हैं। अब यहां जो एक विकल्प शब्द आया, तद विकल्पात, विकल्प शब्द को खोल रहे हैं, नाना कल्पो विकल्पः, अनेक प्रकार का कल्प, उसको कहते हैं विकल्प। कल्प का मतलब है स्वरूप, कल्प का मतलब है प्रकार, नाना प्रकार होने से ये विकल्प है। विकल्प का मतलब नाना, विविध, वि का मतलब विविध, अनेक, अनेक इसमें कल्प हैं, स्वरूप हैं, प्रकार हैं, तो नाना कल्पो विकल्प। अथवा दूसरे ढंग से कहते हैं विविधो वा कल्पो विकल्प, विविध प्रकार के कल्प हैं इसलिए भी विकल्प कहते हैं। यहां जो नाना कल्प है तो यहां तो स्वरूप से कह रहे हैं, और जहां विविध कह रहे हैं यहां पर प्रकार अर्थ कह रहे हैं। तो विविध प्रकार का कल्प होने से इसको विकल्प कहते हैं। नाना कल्पो विकल्प कह लीजिए या विविधो कल्वा कल्पो विकल्प कह लीजिए, प्रकार ये भेद है। अब उसमें गिना रहे हैं ये निग्रह स्थान में, तत्र अननुभाषणम, ये एक निग्रह स्थान का नाम है, आगे देखेंगे। अननुभाषणम, अज्ञानम, ये भी एक नाम है। अप्रतिभा, ये भी एक नाम है। विक्षेपः, ये एक नाम है। मतानुज्ञा, ये एक नाम है। पर्यनुयोज्योपेक्षणम, ये भी एक नाम है। ये इति अप्रतिपत्तिर निग्रह स्थानम, ये 6 नाम गिनाए गए, ये 6 निग्रह स्थान अप्रतिपत्ति हैं। जो 22 निग्रह स्थान हैं उनमें से 6 निग्रह स्थान अप्रतिपत्ति के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर के 2 भाग, अप्रतिपत्ति और विप्रतिपत्ति। अब जो उन्होंने 22 आगे गिनाए हैं उनमें से इन नाम वाले जो 6 हैं वो अप्रतिपत्ति के अंतर्गत आएंगे, और शेष अस्तु विप्रतिपत्ति रीति। और जो शेष बचे हैं, शेष कितने? 16 जो बचे हैं वो विप्रतिपत्ति के अंतर्गत आएंगे। यानी 22 के 22 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं भाई, उसमें से कुछ अप्रतिपत्ति है और कुछ विप्रतिपत्ति है। तो ये जो नाम लिखे हैं इनको तो हम आगे ही देखेंगे, सबको एक एक करके वहीं समझेंगे। तो इस प्रकार आगे कहते हैं, इमे प्रमाणादय पदार्था उद्दिष्टा। इस प्रकार प्रमाणादि पदार्थ, ये जो 16 पदार्थ हैं वो उद्दिष्ट कर दिए गए। शास्त्र की प्रवृत्ति बताई थी त्रिधा, 3 तरह से प्रवृत्ति। तो बोले ये जो पदार्थ थे वो सारे के सारे उद्दिष्ट कर दिए गए हैं। लक्षिता, उनके लक्षण भी बता दिए गए हैं। यथा लक्षणम परीक्षिष्यन्ते इति, अब जैसा इनका लक्षण किया गया इनकी परीक्षा करनी बाकी है। त्रिविधा च अस्य शास्त्र से प्रवृत्ति वेदितव्या, इस शास्त्र की प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। 3 ही में तो है, या तो उद्दिष्ट करेंगे, फिर लक्षित करेंगे और फिर परीक्षा करेंगे। तो 2 चीजें तो पूरी हो गई, उद्देश्य और लक्षण। हाँ, जाति और निग्रह स्थान के जो भेद हैं उनका उद्देश्य और लक्षण 5वें अध्याय में करेंगे, लेकिन बाकी सबका तो आ चुका है। लेकिन क्या नहीं हुआ है अभी? परीक्षा नहीं हुई है। अब परीक्षा चलेगी। 2रा, 3रा, 4था अध्याय, इसमें जो चर्चाएं चलेंगी ना इन लक्षणों की, और इनकी परीक्षा चलेगी, पक्ष विपक्ष होंगे, चर्चा चलेगी। विषय सारा आ चुका है आपका न्याय दर्शन के सामने। जाति निग्रह स्थान के भेद ठीक है बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जाति और निग्रह स्थान क्या होते हैं उसका थोड़ा स्वरूप आपके सामने आ गया है। तो उद्देश्य और लक्षण तो हो गए हैं अधिकांश, अब तो परीक्षा चलेगी। तो इसलिए जो आगे 2रा अध्याय प्रारंभ करेंगे तो जो जो लक्षण बताएंगे अब उसमें खींचतान करेंगे। थोड़ी बहुत परीक्षा तो अभी भी हुई है, बीच बीच में भाष्य में थोड़ी चर्चा आती है कि ऐसा क्यों कहा आपने, ऐसा क्यों कहा, लेकिन जो विशेष परीक्षा होती है वो आगे चलेगी। और उसमें सब तरह के तर्क, युक्ति, प्रमाण आएंगे, पंचावयों का प्रयोग होगा, उसका व्यक्ति खंडन करेगा, ये आपने गलत कहा, ये ठीक कहा, क्यों ऐसा ठीक है, क्यों ऐसा ठीक नहीं है, ये विमर्श चलेगा, संशय उठा करके चर्चाएं चलेंगी, कोई विलोडन होगा आपका। तो इस प्रकार ये प्रथम अध्याय का 2रा आन्निक समाप्त होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सदर विवाद। ओम।